Good morning to all my students. How you are all? I hope you are all fine. Today's I start with the new topic narcotic drugs and psychotropic substances. So further classifications of narcotic drug and psychotropic substances की बात करें तो narcotic drugs and psychotropic substances is further divided into two types narcotic drugs and psychotropic substances. Psychotropic substances means synthetic substances, example methaqualone, aspirin, barbiturates, benzodiazepines, etc. Whereas the narcotic drugs is further categorized into two subtypes, natural and semi-synthetic drugs. नेचुरल ड्रग्स का जो एग्जाम्पल्स है उसमें अफीम, कैनबिस, गांजा, कोकेन। वहीं पे अगर सेमी सिंथेटिक की बात करें तो हीरोइन, ब्राउन शुगर। दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशंस अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। आगे बात करें कंसल्टेटिव कमेटी की, तो सबसे पहले कंसल्टेटिव कमेटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी है, वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशंस इन द ऑफिशियल गैजेट्स। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एक बॉडी जिसे बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए कंसल्टेटिव कमेटी क्रिएट होती है। द कमेटी shall consist of a chairman and other members not exceeding 20 members appointed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए जो कमेटी गठित की जाती है उस कमेटी में पहले चीज़ तो एक चेयरमैन होना चाहिए और इंक्लूडिंग चेयरमैन मैक्सिमम जो कमेटी में पर्सन हो सकते हैं, कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो 20 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। द कमिटी शैल मीट when required to do so by the central government and shall have the power to regulate its own procedure. मीन्स कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो हमने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए जो कमेटी गठित की गई है, कंसल्टेटिव कमेटी, तो वो उनके पास इतना पावर है सो दैट इट रेगुलेट्स इट्स ऑन प्रोसीजर, दे कैन रेगुलेट देयर ऑन प्रोसीजर। दूसरी चीज़, दे हैव एन चांस टू अपॉइंट एनी सच सब कमिटी whether generally or for the consideration of any particular matter, any persons who is not a member of the committee. आगे फर्दर बात करें अगर नेशनल फंडिंग की फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ के कंट्रोल के लिए जो नेशनल फंडिंग की ज़रूरत होती है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले अमाउंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू appropriations made by parliament by law in the behalf provide। पहली चीज़, जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहाफ पार्लियामेंट के बिहाफ में दिया जाता है, द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी फोर्टिफाइड अंडर चैप्टर 5A चैप्टर के अंदर में जो भी सेल प्रोसीड हो सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को इसके रिगार्डिंग, और एनी ग्रांट्स दैट मे बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस, किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई ग्रांट्स मिला हो,
any income from investment of the amounts credited to the funds under the aforementioned provisions. The fund should be applied by the central government to meet the expenditure incurred in connections with the measures taken for combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, of other controlled substances. मीन्स फंड किसके थ्रू मिलेगा हमें? बाय मीन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। टू उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए द होल फंडिंग इज डन बाय NSR टू कंट्रोल द abuse of a drug. For the controlling the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, further identify, treating and rehabilitating addicts, prevention of the drug abuse. फर्दर आगे देखें तो एजुकेटिंग पब्लिक अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, पब्लिक को भी एजुकेट करना चाहिए ताकि वो ड्रग अब्यूज़ ना करें. सप्लाइंग ड्रग्स टू एडिक्ट्स वेयर सच सप्लाई इज़ ए मेडिकल नेसेसरी, ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज़. सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रोल क्या रहेगा? टू कॉन्स्टिट्यूट ए गवर्निंग बॉडी. और जब वो गवर्निंग बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे या क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली they have the ability to sanction money out of the said fund subject to the limit notified by the central government in the official gazettes. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज़ इन्होंने कमेटी क्रिएट किया है, एक गवर्निंग बॉडी बनाई है, उस गवर्निंग बॉडी के पास एबिलिटी है टू सैंक्शन मनी, ये सैंक्शन कर सकते हैं. और उसकी भी एक लिमिट होती है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल गैजेट में मेंशन किया था उतनी लिमिट तक आप मनी को सैंक्शन कर सकते हैं. कौन? गवर्निंग बॉडी ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट. द गवर्निंग बॉडी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, और चेयरमैन की जो रैंक होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी बिलो an additional secretary to the central government. ठीक है. And such other person members not exceeding 6 as the central government may appoint. और आगे अगर प्रोहिबिशन, कंट्रोल, रेगुलेशन. प्रोहिबिशन किसी चीज़ को कैसे रोका जाए, किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, फर्दर रेगुलेट कैसे, नियंत्रित कैसे किया जाए, तो इसके लिए कल्टीवेट इन कोका प्लांट. प्रोविज़न किस चीज़ के लिए, ऑपरेशंस के लिए होता है? तो कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट, कल्टीवेट द अफीम पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट, or to produce, manufacture, sell, purchase, transport, warehouse, use, consume, import, interstate or export, interstate, port into India, export from India, or transship any narcotic drugs or psychotropic substances except for, यहाँ ध्यान देना है, except for मेडिकल और साइंटिफिक पर्पसेस. देखिए, तो प्रोविजन किस लिए हो जाता है? सर्टेन ऑपरेशंस. कौन कौन से ऑपरेशन? सबसे पहले टू कल्टीवेट एनी कोका प्लांट, टू कल्टीवेट द अफीम पॉपी और कैनबिस प्लांट. मीन्स कोका प्लांट हो, अफीम पॉपी हो या कैनबिस प्लांट हो, एवरी कल्टीवेशन शुड बी prohibited. To produce, to manufacture, to sell, purchase
export, everything should be done except for, should be prohibited except for medical or scientific purposes. तो फर्दर आगे बढ़ें तो प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम ऑफेंसेस। तो पर्सन क्या ऑफेंस नहीं करना चाहिए? नो पर्सन शैल कन्वर्ट और ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी knowing that such property is derived from an offense. दूसरा क्या होता है? टू डिस्गाइज द ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, disposition of an property knowing that such property is derived from an offense committed under the act. फिर पावर टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल सब्सटेंसेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन की बात करें तो यूज़ ऑफ एनी कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इट इज़ नेसेसरी टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो उसकी कंट्रोलिंग करना, पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। पहली चीज़, टू स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग टू परमिट एंड रेगुलेट द पोजेशंस, द ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या इंटर स्टेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हाउसिंग, सेल, परचेज, कंजम्पशंस एंड यूज ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। और क्या हो सकता है? कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट्स। और जब डेफिनेशनली कल्टीवेशन की बात करते हैं तो आगे चलेंगे तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल अफीम इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू पोसेसेस। फिर फर्दर बात करें तो मैन्युफैक्चर एंड पोजीशंस ऑफ प्रीपेड अफीम। और आगे की बात करें तो अफीम, पॉपी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ। तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड कल्टिवेटेड विद अफीम पॉपी इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस। जितना भी लैंड है उसके जो एरिया है, प्लॉट्स है, plots should be cultivated with Afim poppy in accordance with the license issued under these rules. As per rules, as per schedules, everything should be followed accordance to the license issued under these rules. The method, Lambardar of the village and the concerned cultivator and the Lambardar of the village shall attest the entries made in the record. विजुअल रिकॉर्ड्स में जो भी एंट्री होगी उसको मेंटेन करने का काम, उसको क्रॉस वेरीफाई करने का काम किसका है? लंबरदार। फिर द मेजरमेंट कंडक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स। और चूँकि हम जब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए जो डेडिकेटेड लैंड है तो वो उसका भी एक सूटेबल मेजरमेंट होना चाहिए, और वो मेजरमेंट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय सूटेबल ऑफिसर्स। आगे बात करें प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ की, तो प्रोसीजर्स रिगार्डिंग टू प्रिलिमिनरी वेटमेंट कौन कौन सा? सबसे पहले कल्टीवेटर सेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हार्वेस्टिंग produce daily before the लंबरदार। लंबरदार क्या करेगा? वेरियस अरेंजमेंट्स करेगा टू वेस्ट अफीम्स and make necessary entries in the records to be maintained by him। और लंबरदार क्या करेगा? अटेस्ट द एंट्रीज मेड इन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में जो भी है उसको लंबरदार क्रॉस वेरीफाई करेगा, इट मीन्स अटेस्ट करेगा इन सच रिकॉर्ड्स अंडर द सिग्नेचर थंब और थंब इम्प्रेशंस।
फिर वेरिएशंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अफीम प्रोड्यूस्ड बाय द कल्टीवेटर इंडिकेटेड इन द लंबरदास रिकॉर्ड। फिर प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रा। तो अगर हम जब डिलीवरी की बात करेंगे तो सिंपल सा लैंड कल्टिवेटेड विद अफीम शैल बी डिलीवर्ड बाय द कल्टिवेटर्स टू द डिस्ट्रिक्ट अफीम ऑफिसर्स। फिर अफीम को सबसे पहले सेल करने के पहले इट शुड बी वेड, एग्जामिन्ड एंड क्लासिफाइड। पहले वे किया जाना चाहिए, फिर एग्जामिन किया जाना चाहिए, फर्दर क्लासीफाई किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जब क्लासिफिकेशन भी हो गया है तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल प्राइस ऑफ अफीम, अफीम की फाइनल प्राइस का डिस्कशन भी होना ही चाहिए। The final price of अफीम payable to the cultivator shall having regard to the price fixed by the central government under rule number 13। रूल नंबर 19 को कंसिडर करते हुए फाइनल प्राइस फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनल प्राइस शुड बी फिक्स्ड। आगे बात करें प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रा में, अगर कल्टीवेशन की बात करें एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स कल्टीवेशन ऑफ द अफीम पॉपी फॉर द एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन। फिर प्रोवाइडेड दैट पॉपी स्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय द कल्टिवेटर्स और एज ए रिजल्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ अफीम पॉपी shall be deemed to have been produced under a valid license, manufacture of sale, export and manufacture, sale and export of अफीम। अफीम shall not be maintained save as by the central government अफीम factories at गाजीपुर and नीमच। और आगे बात करें अगर एक्सपोर्ट ऑफ अफीम की, तो सबसे पहले सेल टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कमिस्ट। तो जब हमने सेल टू स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कमिस्ट की बात करें तो डेफिनेटली द सेल ऑफ अफीम टू स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में बी मैन्युफैक्चरिंग chemist shall be only from the गवर्नमेंट अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। मीन्स गाजीपुर में जो अफीम की फैक्ट्री गवर्नमेंट फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में अगर हमें एक्सपोर्ट ऑफ अफीम करना हो तो इज परमिटेड वन इज प्रोहिबिटेड save when the export is on behalf of the central government। Manufacture of sale and export of India, sale of अफीम from the government अफीम factory at Gazipur to manufacture the chemist, manufacturing chemist shall be under a permit granted by the orders of the state government। परमिट रेफर्स टू इन सब रूल 2, परमिट किस में रेफर की जाती है? सब रूल 2 issued in the form of a quadruplicate। The quadruplicate shall have been retained by the issuing authority and the still remaining copies should be forwarded to the government अफीम factory गाजीपुर। और जो सेट फैक्ट्री है उसका रोल क्या रहेगा? द सेट फैक्ट्री विल रिटेन द डुप्लीकेट कॉपी फॉर रिकॉर्ड and send the original copy with the consignment of अफीम and return the duplicate copy to the issuing authority। और एक काम और बचा रहता है कि फिक्सेशन ऑफ
सेल प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस, तो said factory shall retain the duplicate copy for record and send the original copy with the consignment of अफीम। और फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस की बात करें, डेफिनेटली द प्राइस टू बी चार्ज फॉर अफीम sold under this chapter shall be fixed from time to time by the central government। मीन्स टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट उस अफीम को जो सेल करने का है, जो प्रोड्यूस हुआ है और कल्टीवेट हुआ है, तो डेफिनेटली उसका एक प्राइस फिक्स किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज की बात करें तो डेफिनेटली पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस इन रिलेशंस टू पॉपी स्ट्रॉ के रेफरेंस में अगर बात करें तो कंट्रावेंशन जब स्मॉल क्वांटिटी का होता है तब उस टर्म पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years या फिर फाइन लग सकता है 10,000 रुपीज़, या फिर दोनों ही हो सकता है 2 years इम्प्रिजनमेंट विथ 10,000 रुपीज़ फाइन ऑल्सो। अगर ये केस आता है इन केस ऑफ कंट्रावेंशंस इन विथ रिलेशंस टू पॉपी स्ट्रॉ इन स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन वहीं पे अगर क्वांटिटी लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी से लेसर बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, तो इस केस में हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, 2 साल की जगह 10 years का इम्प्रिजनमेंट, और फाइन अप टू ₹1 लाख। कितना हो सकता है? 10 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा और फाइन अप टू ₹1 लाख। किस केस में? जब कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व क्वांटिटी लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी से भी कम क्वांटिटी में हो और ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, ये चीज़ें बताती हैं। फर्दर और आगे बढ़े ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ में ही तो जहाँ पे कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व कमर्शियल क्वांटिटी के केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म बी लेस देन 10 years, और ये एक्सटेंड हो सकता है कब तक? 20 years तक। कब तक हो सकता है? 20 years तक। फर्दर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें, अगर कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, कम से कम 10 साल का तो जेल होगा ही, और फर्दर में इट में बी एक्सटेंडेड टू 20 years। और फाइन कितना लग सकता है? शैल बी लेवल टू 1 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड्स टू 2 लाख रुपीज़। मीन्स अगर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व कमर्शियल क्वांटिटी, उस केस में लेस देन 10 years, इट विल बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 20 years, या फिर 1 लाख रुपए, या फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़।
वहीं अगर पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस इन रिलेशंस टू प्रीपेड अफीम के केस में अगर हम करें, प्रीपेड अफीम के केस में, तो व्हेन कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट टू 1 ईयर्स और या फिर फाइन लग सकता है टू 10,000 रुपीज़। वहीं पे अगर कन्वेंशंस जो कंट्रावेंशंस है इन्वॉल्व्स क्वांटिटी लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी से कम और ग्रेटर देन ए स्मॉल क्वांटिटी, उस केस में 10 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 1 लाख का फाइन लग सकता है। लेकिन अगर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व्स कमर्शियल क्वांटिटी, तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल के लिए तो होगा ही जेल। और दूसरी चीज़ क्या हो जाता है, बट विच में एक्सटेंड्स टू 20 ईयर्स, और ये क्या कब तक एक्सटेंड हो सकता है, फॉर 20 ईयर्स। और फाइन कितना हो सकता है, नॉट टू बी लेस देन या नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ और फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है। वहीं पे जब पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस इन रिलेशंस टू अफीम, पॉपी एंड अफीम, पॉपी एंड अफीम के रेस्पेक्ट में कंट्रावेंशंस का देखें अगर, तो अगर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व्स स्मॉल क्वांटिटी, इट मीन्स जो आपका पेनाल्टीज होगी, ऑफेंसेस हुआ तो पेनाल्टीज या पनिशमेंट जो कहेंगे, इम्प्रिजनमेंट विल बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स या फिर फाइन लग सकता है अप टू 10,000 रुपीज़, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, केसेस को हो सकते हैं 2 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना। अब अगर हम पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस इन रिलेशंस टू अफीम, पॉपी एंड अफीम, तो उस केस में अगर हम कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो डेफिनेटली इम्प्रिजनमेंट कम से कम 10 साल के लिए होगा, 20 साल तक जा सकता है, एंड शेल बी लायबल टू फाइन विच से नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, और फाइन इतने लगाओगे जो कि 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट का। अब अगर हम बात करें पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस इन रिलेशंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस, तो मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि जब कंट्रावेंशंस की क्वांटिटी स्मॉल हो, इन्वॉल्व्स स्मॉल क्वांटिटी, तो उस केस में 4 साल की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 10,000 रुपीज़। फाइन कब तक कितना लग सकता है, लगभग 10,000 रुपीज़ तक मैक्सिमम, या फिर दोनों हो सकता है 4 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 रुपीज़ फाइन। फर्दर अगर हम मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस के रेफरेंस में बात करें तो अगर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व्स क्वांटिटी, तो उस केस में लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी है, तो उस केस में 10 ईयर्स की जेल और फाइन अप टू ₹1 लाख। अगर कंट्रावेंशंस की इन्वॉल्व करता है कमर्शियल क्वांटिटी विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, तो ये कम से कम 10 साल के लिए जेल रहेगी, और फाइन कितना लग सकता है, 1 लाख रुपीज़, बट विच में एक्सटेंड्स टू 2 लाख रुपीज़, और वो आगे कब तक एक्सटेंड हो सकता है, टिल 2 लाख रुपीज़। वहीं पे अगर पनिशमेंट फॉर एम्बिजमेंट ऑफ अफीम बाय कल्टीवेटर की बात करें तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर 10 ईयर्स और फर्दर इट विल बी एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, 10 साल से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है, और फाइन कितने लग सकता है, 1 लाख से विद फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़। वहीं पे अगर हम पनिशमेंट की बात करें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग, तो कंट्रावेंशंस जो स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व करेगा तो डेफिनेटली रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स। ठीक है,
or fine which may extended to 10,000 rupees your both, शेयर या फिर दोनों। फिर अगर कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व्स क्वांटिटी लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी बट देन स्मॉलर स्मॉल क्वांटिटी, उस केस में जो पेनाल्टी लगती है प्रिजनमेंट कब तक के लिए, फॉर 10 years एंड फाइन में एक्सटेंड अप टू ₹1,00,000। अगर वहीं पे कंट्रावेंशंस इन्वॉल्व कमर्शियल क्वांटिटी रिलेटेड टू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, टर्म पीरियड 10 years एंड इट में फर्दर एक्सटेंडेड टू 20 years। और साथ में क्या लग सकता है, फाइन अप टू ₹1,00,000 एंड फर्दर एक्सटेंडेड टू ₹2,00,000। वहीं अगर बात करें पनिशमेंट फॉर कंजम्पशंस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की को कंज्यूम करने के लिए के अगेंस्ट में जो पनिशमेंट दिया जाता है, तो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स क्या है, जैसे मॉर्फिन, ये है तो मॉर्फिन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, एवरीथिंग दीज आर द नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो इनके कंजम्पशंस के लिए क्या पनिशमेंट लगेगा, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड टू 1 year और इट में फर्दर एक्सटेंडेड टू 2,000 rupees और पाव। मीन्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 year के लिए और फाइन कितना लग सकता है, 10,000 और 20,000 rupees। वहीं पे अगर हम नारकोटिक ड्रग्स की बात करें और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंज्यूम्ड इज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन, तो ये क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ 6 months और विथ क्या है, फाइन एक्सटेंडेड अप टू द फर्दर steps. So these are all about the specifications required for the imprisonment for a term period which may extends to 6 months or with fine which may extends to 10,000 rupees or with both. So these are all about the narcotic drugs and psychotropic substances. Thank you.